हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी द डार्क साइड ऑफ द वेलकम फ्रेंचाइज फ्रॉम आइकॉनिक कॉमेडी टू केओस। और मेरा ख्याल है कि टाइटल अपने आप में हर चीज एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारी नहीं बल्कि हजारों लाखों दिलों की यही आवाज होगी जो वेलकम सीरीज को शुरू से पसंद कर रहे हैं। लेटर फैक्ट्स की वीडियो जिसके ऊपर आज हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। चलते हैं, वीडियो देखते हैं, पहले उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चलिए, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। अभी तीसरी बन रही है, उसमें हम दोनों नहीं है। हाँ, क्या उन्होंने अप्रोच नहीं किया? नहीं किया था, हमने ना बोला। देखो, इसमें वेलकम 3 में मैं नहीं हूँ, क्योंकि हमारा पूरा ग्रुप ही नहीं है ना। तो उसमें नाना पाटेकर है, ना अनिल कपूर है। इवन जो खास जो है, जो जिन्होंने फिल्म बनाई वेलकम के, जो वेलकम को वाकई वेलकम जिनका होना चाहिए, वो अनीस बज़मी उसमें नहीं है। ही इज नॉट डूइंग दैट। ये फिल्म जो है, ये मेरे लिए एक ऐसा था कि सबसे इम्पोर्टेंट थी। ये फिल्म की जो कहानी लिखी है, ये नीरज वोरा ने लिखी थी। 21 दिसंबर 2007 यानी क्रिसमस वीक का एक ऐसा दिन जिस दिन हर बॉलीवुड फिल्म मेकर अपनी फिल्म लाना चाहता है। तो इसी डेट पे रुमाल रखते हैं डायरेक्टर अनीस बज़मी और प्रोड्यूसर फिरोज नादियादवाला। मेकर्स को पूरा भरोसा होता है कि उनकी मल्टी स्टारर मसाला कॉमेडी फिल्म वेलकम क्रिसमस के वीकेंड पे लंबी तबाही मचा देगी। इसलिए साल के बीच में 21 दिसंबर को ही डेट लॉक कर दी जाती है। बट एग्जैक्टली इसी दिन पे इंडस्ट्री में 2001 में आई लगान दिल चाहता है जैसी फिल्में दे चुके मिस्टर परफेक्शनिस्ट भी अपनी फिल्म तारे जमीन पर अनाउंस कर देते हैं। ये वो दौर होता है जब आमिर खान की तूती से जूती बोलती। ऊपर से 2006 में ऑलरेडी उन्होंने रंग दे बसंती और फना जैसी हिट्स एंड ब्लॉकबस्टर से खुद को प्रूव भी किया होता है। ऊपर से तारे जमीन पर को तो वो डायरेक्ट भी कर चुके होते हैं। जनरली जब दो बड़ी फिल्में टकराती है तो उसमें से एक फिल्म डूब जाती है, लेकिन यहाँ पे हिस्ट्री क्रिएट होती है। ये दोनों ही फिल्में ब्लॉकबस्टर साबित होती है। फिर भी तारे जमीन पर 100 करोड़ का मार्क क्रॉस नहीं कर पाती, 98 करोड़ पे ही सिमट के रह जाती है। लेकिन वेलकम इतने टफ कंपटीशन के बावजूद भी 119 करोड़ का कलेक्शन करती है और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्म साबित होती है। तो आज बात करेंगे उसी आइकॉनिक वेलकम फ्रेंचाइज की, उसके डार्क साइड की, और एक ऐसे फिल्म की जो पता नहीं कैसे बन गई, क्योंकि प्लान करके बनाना तो ये किसी के लिए भी पॉसिबल ही नहीं था। जैसे मजनू भाई का आइकॉनिक कैरेक्टर है, उनकी पेंटिंग पूरी तरह से एक्सीडेंटल थी। हाँ, वेलकम के ओरिजिनल स्क्रिप्ट में कभी था ही नहीं मजनू भाई का कैरेक्टर। मजनू भाई नाना पाटेकर का जो हर मीम के अंदर एंड में जो लाफ्टर है, अजय अनिल कपूर और नाना पाटेकर जो कैसे हुआ? फिल्म के अंदर बिगनिंग के अंदर जो मैंने कहानी लिखी थी, अनिल जी का कैरेक्टर नहीं। इवन वेलकम मूवी में लीड एक्टर का रोल अक्षय की जगह एक दूसरे बड़े बॉलीवुड स्टार को दिया जा रहा था। और तो और वेलकम मूवी को इवन अनीस बज़मी नहीं बल्कि बॉलीवुड के हिस्ट्री के वन ऑफ द वर्स्ट डायरेक्टर डायरेक्ट करने वाले थे। फिल्म में परेश रावल का रोल भी बहुत ही छोटा था, बाद में उसे बढ़ाया गया था। कल मेरे को इतना छोटा दिया। और वेलकम मूवी के सेट पे अक्षय और अनिल कपूर के बीच एक काफी सीरियस लफड़ा भी हो गया था। और ये इकलौता लफड़ा नहीं था। वेलकम, वेलकम बैक एंड वेलकम टू द जंगल, इन तीनों मूवीज की शूटिंग के दौरान इतने लफड़े हुए थे कि उन लफड़ों पचड़ों पे एक अलग कॉमेडी फ्रेंचाइज खड़ी की जा सकती है। अब ये लफड़े क्या थे वो तो हम आपको बताएंगे ही साथ उन सारे सवालों के जवाब भी देंगे जिनका वेट आप सालों से कर रहे हो। जैसे कि वेलकम की सीक्वल वेलकम बैक में अक्षय को क्यों नहीं लिया गया? वेलकम टू द जंगल में अक्षय को तो लिया गया, बट हमारे उदय भाई एंड मजनू भाई को क्यों नहीं लिया गया? और वेलकम मूवी के उस महान पेंटिंग के रियल पेंटर कौन? तो आज आपको इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे और जितना मैंने आपको अब तक बताया उससे आपको समझ में आ गया होगा कि आज की हमारी ये वीडियो वेलकम फ्रेंचाइज के बारे में होने वाली है। और इतना कुछ खोज के लाए हो ना जो शायद अब की अनीस बज़मी भी भूल गए होंगे वेलकम फ्रेंचाइज के बारे में। सो टाइम कम, बजट कम, डिस्पाइट हाउ कम मेकर्स एक्सीडेंटली मेड वेलकम, आइए आज डिटेल में बात करते हैं। तो वेलकम के बनने के पीछे की कहानी बताने से पहले मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। और वो फैक्ट ये है कि कुछ टाइम के बाद वेलकम टू द जंगल रिलीज होने वाली है और उसके डायरेक्टर है अहमद खान। और जो फर्स्ट वेलकम थी 2007 वाली, उसको भी ओरिजिनली अहमद खान ही बनाने वाले थे। और उस टाइम में वेलकम मूवी के लीड हीरो अक्षय कुमार नहीं बल्कि शाहिद कपूर थे। लेकिन फिल्म की कहानी में फिर एक ट्विस्ट आता है और अहमद खान ने एक फिल्म लकीर बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हो जाती है। इस फिल्म के फ्लॉप होने की वजह से प्रोड्यूसर फिरोज नादियादवाला को अहमद खान पे भरोसा नहीं होता, इसलिए वो अहमद खान को वेलकम से निकाल के एक दूसरी फिल्म देते हैं फुल एंड फाइनल, और इसमें भी वो शाहिद कपूर को ही लीड रोल में लेते हैं। अब अहमद खान को निकाल के फिरोज नादियादवाला वेलकम मूवी में अनीस बज़मी को वेलकम करते हैं। फिल्म की स्क्रिप्टिंग का काम शुरू होता है और स्क्रिप्टिंग से याद आया कि वेलकम मूवी माइकी ब्लू आइज से इंस्पायर्ड है, बट पूरी तरह से कॉपीड नहीं है। दोनों मूवीज का कोर कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मतलब एक सीधा साधा लड़का एक ऐसी लड़की के प्यार में पड़ जाता है जिसका परिवार अंडरवर्ल्ड माफिया से जुड़ा हुआ है। लेकिन बॉलीवुड स्टाइल में आते आते इसमें बहुत सारे चेंजेस, एक्स्ट्रा कैरेक्टर और मसाला ऐड कर दिया जाता है। अब देखो, वेलकम का फर्स्ट ड्राफ्ट कंप्लीट हुआ तो इसमें
उदयन, राजीव संजना इन सारे कैरेक्टर्स तो थे, लेकिन ओरिजिनल स्क्रिप्ट में हमारे मजनू भाई ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। अनिल कपूर और नाना पाटेकर वो जो कैसे हुआ? फिल्म के अंदर बिगनिंग के अंदर जो मैंने कहानी लिखी थी, अनिल जी का कैरेक्टर नहीं था। एक डॉन है जो अपनी बहन की शादी करवाना चाहता है। तो फिल्म काफ़ी लिखने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं यार, इसमें एक कैरेक्टर इनका होना ही चाहिए, इसलिए उदय भाई के रोल के लिए मैंने हमेशा से नाना जी को सोचा था। तो अनिल जी के लिए फिर मैंने बैठ के काफ़ी स्क्रिप्ट बनने के बाद मैंने फिर कैरेक्टर बनाया वो, और फिर बनते गया वो कैरेक्टर। तो फिर उनको मैंने पेंटर बनाया और फिर इस तरह उन्होंने काम किया, और दोनों की जो जोड़ी है वो इतनी खूबसूरत हुई, तो लोगों को बहुत प्यार मिला और सारे मीम्स भी आज तक आते हैं। तो आई थिंक पर जब फिल्म की स्क्रिप्ट पर दोबारा वर्क हुआ तो मूवी के राइटर्स ने मजनू भाई का कैरेक्टर क्रिएट किया और स्क्रिप्ट में ऐड किया। तो अब जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गई और अब बारी थी कास्टिंग। तो अक्षय, कटरीना, अनिल कपूर, परेश रावल, फिरोज खान ये सब इजीली कास्ट हो गए। बट जब अनीस बज्मी स्क्रिप्ट लेकर नाना पाटेकर के पास पहुंचे तो नाना पाटेकर शुरू में फिल्म नहीं करना चाहते थे, बट अनीस बज्मी के बहुत मनाने के बाद नाना पाटेकर ने कहा कि तो अपनी माँ की कसम खा कि ये मूवी मेरे लिए सही है। अनीस बज्मी ने माँ की कसम खाई और नाना जी भी फिल्म करने को रेडी हो गए। अनीस बज्मी फिल्म। पर सच में आपने उनको बोला था कि तू माँ कसम खा के ये फिल्म पूछो उसको। मैंने कहा यार ये रोल मैं करूं। हाँ नाना जी आप बहुत अच्छा कर गए। मैंने कहा माँ की कसम लेके बोल मैं अच्छा करूंगा। तो उसके समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या बोल रहा हूँ। मैंने कहा माँ की कसम लेके बोल, मुझे ये रोल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। माँ की कसम करना चाहिए। मैंने कहा करता हूँ चल। बाकी मैं कहूंगा कि ये स्क्रिप्ट सिलेक्शन के लिए बहुत ही मस्त आइडिया है। बॉलीवुड के बाकी स्टार्स को भी ट्राई करना चाहिए। जब भी कोई डायरेक्टर स्क्रिप्ट लेके आए तो उसको बोलो कि माँ की कसम खा कि ये स्क्रिप्ट मेरे लिए बेस्ट है। अब अपनी झूठी माँ की कसम तो कोई खाएगा नहीं, तो ऐसा करके बॉलीवुड स्टार्स खराब स्क्रिप्ट को चूज करने से बच सकते हैं। अब कहानी में आगे चले तो फिर 2006 में मूवी की शूटिंग शुरू होती है और वेलकम मूवी की शूटिंग इंडिया के साथ साथ दुबई और साउथ अफ्रीका के लोकेशंस पे भी होती है। अब देखो वेलकम मूवी की शूटिंग के भी बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्से हैं जो मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। तो तुमने मूवी में जो आइकॉनिक पेंटिंग देखी है ना, वो खुद अनीस बज्मी ने बनाई थी और ओरिजिनली उस पेंटिंग में एक घोड़े पे एक दूसरा घोड़ा खड़ा था। मतलब ऐसा कुछ वो लोग बनाने वाले थे, बट अनीस बज्मी एक घोड़े को तो अच्छे से बना लेते। अब जब ऊपर वाला घोड़ा बनाने की बारी आती तो वो अच्छे से उनसे बन नहीं पाता, तो अनीस बज्मी उसको एक गधा बना देते हैं, वो भी कानिया। अनिल कपूर साहब जो है हमारी फिल्म के पेंटर हैं बहुत खराब वाले, तो उनके लिए एक पेंटिंग मंगाना, और एक मत मंगाना यार, मुझे अच्छी लगी 4-6 मंगाना। तो उन्होंने तो खैर 10 मंगाई थी। तो मुझे लगा यार ये बहुत अच्छी है, ये मजनू भाई ने खुशकिस्मती थी कि 1-1.5 घंटा था शूटिंग पे। तो मैंने बोला अच्छा मंगाओ कैनवस से, बट मैंने कुछ कोशिश की कि घोड़ा वोड़ा बनाया। अब मैंने बोला यार इसमें घोड़ा तो अच्छा है, हंसी नहीं आ रही उतनी, और ये लग रहा है कि, तो मैंने बोला चलो इसके ऊपर एक और मैं घोड़ा बनाता हूँ। तो घोड़ा बनाने की कोशिश की लेकिन वो बिगड़ गया मेरे से। तो मैंने फिर बोला क्या करें, तो थोड़ा दांत वाँत ऐसे वैसे करके एक आँख बनाकर, तो कुछ बकरी नुमा, मतलब आप कह सकते गधा है कुछ है ऐसा है, कुछ बना है। तो सबका ये था सॉरी इतना वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा। मैंने बोला नहीं अच्छी नहीं चाहिए, खराब चाहिए हमको पेंटिंग। देखो वेलकम मूवी में बहुत सारे आइकॉनिक डायलॉग्स हैं, फिर चाहे वो मेरेकल हो, मुझे क्यों तोड़ा हो, घूंघ सेठ का वो आइकॉनिक डायलॉग है, ये सब डायलॉग्स ओरिजिनली स्क्रिप्ट में थे ही नहीं। ये सब के सब ऑन सेट स्क्रिप्ट पे इम्प्रोवाइज किए गए थे। जैसे मेरेकल वाला डायलॉग खुद अक्षय ने इम्प्रोवाइज किया था। वो मर गया था, हमें नहीं पता वो कहाँ था, वो मरा हुआ, उसकी लाश कहाँ थी, एंड सडनली वो उठ गया, कैमरा लगा हुआ था, एंड आई स्टार्ट सेइंग मेरेकल, पता नहीं क्या हो गया। और जैसा कि मैंने कहा कि ये एक एक्सीडेंटल फिल्म थी, तो अक्की ने सिर्फ अपनी नहीं बल्कि दूसरे के भी सीन्स इम्प्रोवाइज कर दिए थे। ये जो एक आपने मेरा सीन देखा वेलकम में, जब वो मकान ऐसे ऐसे चलता है, हाँ वेलकम में मकान ऐसे ऐसे चलता है, पहाड़ी पे यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। आपने एक सीन देखा होगा उसमें मैं ऐसे जाता हूँ स्लाइड करके जुक, और वो बीच में मुंह काला होकर निकलता है मेरा। हाँ। That was, मैं आपको शायद मुझे पहले पता होता कि ये क्वेश्चन आना, मैं कुछ फोटोज आपको दिखाता, मेरी फोटोज है कैटरीना के साथ, मलिका के साथ। वो सीन जो है वो भी नहीं था, वो भी स्क्रिप्ट में नहीं था स्क्रिप्ट में। तो वो क्या हुआ, वो ऐसे स्लाइड किया, सीन रुक गया, कहते रुक कैसा होगा अगर स्वतंत्र यहाँ से जा रहा है और ये फायर प्लेस में चला गया और मुंह काला हो गया उसका। हाँ सिंस अक्षय पाजी सेट, तो अब वो विल से नो टू इट। हाँ ठीक है, वो रुका। अब वो फनी कह लो या जैसे भी कह लो, वो पूरा मेकअप मेरा जो है ना, उसमें से 75% मेकअप अक्षय पाजी ने खुद किया हुआ है। और ये इम्प्रोवाइजेशन वाला काम हर सीनियर वेलकम में कर रहा था, क्योंकि सबके पास पूरी फ्रीडम जो थी क्रिएटिविटी दिखाने की। तो मुझे क्यों तोड़ा वाली लाइन नाना पाटेकर ने इम्प्रोवाइज कर दी। एक बार अनीस भाई ने सुना सीन, नाना पाटेकर की लाइन है, मुझे क्यों तोड़ा। ये नाना पाटेकर का इम्प्रोवाइजेशन है। और घुंघरू मामा के बहुत से डायलॉग्स खुद परेश रावल ने इम्प्रोवाइज किए थे। ऊपर से पहले उनके सीन्स भी फिल्म में काफी कम थे। अब अगर सब सीन्स एक्टर ही इम्प्रोवाइज कर रहे थे तो नल्ले डायलॉग राइटर्स ने कुछ लिखा भी था या फिर नहीं। मुझे क्यों तोड़ा। ऊपर से कटरीना की वॉइस वेलकम में डब्ड थी, बट बाद में इस बात से कटरीना ने साफ डिनाई कर दिया था। Do you work really hard in your Hindi to sort of perfect it
to be able to do this? What in the earlier years were you being dubbed for your performances? No. It's just hard work. It was hard work. लेकिन उसके बाद जाके अनीस बज्मी ने मटर छील दिए थे। आई मीन ही स्पिल्ड द बीन्स और बताया कि कटरीना की डिक्शन बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। हमने पहले सोचा था कि क्यों ना एक बैक स्टोरी डालते हैं कि वो पूरे तरह से अब्रॉड में रही है, इसलिए उनकी हिंदी अच्छी नहीं है, लेकिन ये बात जमती नहीं, इसलिए मैं बाद में उनकी वॉइस डब करानी पड़ती है। तो देखो मूवी की जो शूटिंग थी वो बहुत ही जल्दी मिड 2007 में ही खत्म कर ली जाती है। तो अब बारी थी रिलीज की। तो मेकर्स ने वेलकम की रिलीज डेट 21 दिसंबर को डिसाइड करते हैं। उसी दिन आमिर खान के तारे जमी पर भी रिलीज होने वाली होती है, लेकिन फिल्म की रिलीज से पहले ही अक्षय और अनिल कपूर में लफड़ा हो जाता है। तो मैटर था ये कि क्रेडिट में अनिल कपूर का अपना नाम सबसे पहले चाहिए था और अक्षय कुमार ने भी कहा था कि लीड एक्टर मैं हूं तो मेरा नाम पहले आना चाहिए। हाँ ये कर लो पहले। और इन दोनों की बकचोदी देख के अनीस बज्मी ने कहा होता है कि तुम दोनों का ही नाम पहले नहीं आएगा, फिरोज खान सबसे सीनियर है तो सबसे पहले उनका नाम आएगा। तो बेसिकली किसी तरह से अनीस बज्मी ने यह मैटर सॉर्ट आउट किया होता है और फिर जाके 21 दिसंबर 2007 को तारे जमीन पर के साथ ये फिल्म रिलीज होती है। तारे जमीन पर का कंटेंट बहुत सॉलिड होता है, फिर भी वो फिल्म वर्ल्ड वाइड 98 करोड़ कमाती है। वहीं वेलकम लोगों को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि आमिर खान की फिल्म के साथ क्लैश होने के बावजूद भी ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 119 करोड़ का कलेक्शन करती है और ये फिल्म सुपर हिट साबित होती है। देखो वेलकम मूवी के टाइम तो अनिल एंड अक्षय कुमार के बीच एक लफड़ा हुआ ही था, लेकिन वेलकम बैक की शूटिंग के दौरान प्रोड्यूसर एंड कास्ट मेंबर्स के बीच भी ऑलमोस्ट आधा दर्जन से ज्यादा झगड़े हुए थे। अब वो झगड़े क्या थे वो आपको बताते हैं, साथ ही साथ वेलकम बैक की ओरिजिनल कास्टिंग भी सुन के आप हिल जाओगे। देखो ना लीड अगर अक्षय कुमार होते तो 2013 में फिरोज नादियादवाला के हाथ में खुजली मचती है और वो डिसाइड करते हैं कि क्यों ना वेलकम का सीक्वल बना के थोड़ी जेब गरम की जाए। फिर क्या था, 2013 में फिरोज एंड अनीस बज्मी मिलकर वेलकम बैक पे काम स्टार्ट करते हैं और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि वो मूवी में नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर को दोबारा कास्ट किया जाता है, लेकिन लीड रोल के लिए वो अक्षय की जगह फरदीन खान को लेना चाहते थे क्योंकि फरदीन खान फिरोज खान के बेटे थे और अनीस बज्मी फिरोज खान को बहुत मानते थे। लेकिन कुछ रीजन की वजह से फरदीन भी वेलकम बैक का पार्ट नहीं हो पाते, फिर इवेंचुअली जॉन अब्राहम को इस फिल्म में कास्ट किया जाता है और इनके अपोजिट मूवी में श्रुति हसन को लिया जाता है। रही बात कि क्यों अनीस बज्मी ने अक्षय को कास्ट नहीं किया, तो इस सवाल का जवाब तुम खुद अनीस बज्मी से सुन लो। Mr. Bazmi, why is Akshay not a part of the sequel? अंशा, ये जो पहली फिल्म है जहाँ हमने ख़त्म की थी वो फिल्म जो है अपने आप में एक कंप्लीट फिल्म थी, वहाँ ख़त्म हो गई। वो रोल जो है अक्षय जी का जो था वहाँ पर अक्षय एंड कतरीना एंड मल्लिका ये तीनों के रोल वहाँ ख़त्म हो गए थे। ये फिल्म जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि यहाँ से जो फिल्म शुरू होती है उसमें जो हीरो है वो अच्छे हो ही नहीं सकते थे, इसलिए कि पहली फिल्म में वो थे वो शरीफ से इंसान। इसीलिए जो हम लोगों ने सबने डिसाइड किया कि इसमें जो बेस्ट नज़र आएंगे और इस तरह का रोल जो है वो उसके साथ पूरा इंसाफ कर सकेंगे वो है जॉन, एंड जॉन ने बहुत ही खूबसूरत काम किया है फिल्म में। देखो वेलकम मूवी में फिरोज खान वाला कैरेक्टर आरडीएक्स भी बहुत ही आइकॉनिक था और अनीस बज्मी इस कैरेक्टर को वेलकम बैक में भी वापस लाना चाहते थे, बट 2009 में फिरोज खान की डेथ हो जाती है, इसलिए अनीस बज्मी ने डिसाइड किया होता है कि आरडीएक्स का रोल वो अमिताभ बच्चन को देंगे। एंड गेस करो उन्होंने अमिताभ बच्चन के अपोजिट किसको कास्ट करने का डिसाइड किया होता है, अमिताभ बच्चन की क्रेजी ऑब्सेसिव लवर रेखा जी। मतलब कि अगर ये कास्टिंग हो जाती तो बाकी का तो पता नहीं, बट जया बच्चन रोज सेट पे दारू पी के हल्ला करती और फिर वो पार्लियामेंट में जाके बिल पास करवाती कि शादीशुदा लोग अपनी एक्स के साथ फिल्मों में काम नहीं कर सकते। आनियो के थोड़ा लेम जोक था, बट वेलकम बैक में जो जोक्स थे उनसे तो बेटर ही था। अब वीडियो में आगे चले तो अमिताभ और रेखा की कास्टिंग तो पॉसिबल हो नहीं पाई, इसलिए अनीस बज्मी एक नया कैरेक्टर वांटेड भाई क्रिएट करते हैं और उसमें उन्होंने नसरुद्दीन शाह को कास्ट किया होता है। साथ ही साथ इस फिल्म में डिम्पल कपाड़िया को भी कास्ट किया जाता है। देखो तुम्हें पता होगा कि वेलकम पार्ट 1 में मल्लिका शेरावत का कैरेक्टर भी आइकॉनिक था, बट उनको वेलकम बैक में कास्ट नहीं किया जाता क्योंकि मल्लिका के अकॉर्डिंग वेलकम बैक में वो इसलिए नहीं थी क्योंकि मूवी के डायरेक्टर ने उस रोल में अपनी गर्लफ्रेंड अंकिता श्रीवास्तव को कास्ट कर लिया था। अब कास्टिंग के बाद एक एक करके वेलकम बैक की शूटिंग के दौरान हुई फाइट्स के बारे में आपको बताता हूँ। तो पहली फाइट हुई थी नाना पाटेकर एंड प्रोड्यूसर फिरोज नादियादवाला के बीच। तो वह कुछ ऐसा था कि फिल्म की शूटिंग का स्केड्यूल बार बार कैंसिल हो रहा था और ये अनप्रोफेशनल बिहेवियर देख के नाना पाटेकर की सटक गई थी। फिर क्या था, जैसे बीवियां सुनाती है वैसे ही नाना पाटेकर ने फिरोज नादियादवाला को अच्छी खासी सुना दी थी और इनकी फाइट्स इतनी ज्यादा सीरियस हो गई थी कि मैटर सॉल्व करने के लिए खुद मजनू भाई यानी कि अनिल कपूर को बीच में आना पड़ा था। और अब दूसरी फाइट की बात करें तो वो हुई थी मूवी के डायरेक्टर अनीस बज्मी एंड
मूवी के प्रोड्यूसर के बीच। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा डिसाइड हुआ था कि अनीस बज्मी को ऑलमोस्ट 5 करोड़ की फीस दी जाएगी, बट प्रोड्यूसर्स अनीस को उनकी आधी फीस तो दे चुके थे, बट आधी फीस देने में बहुत देरी कर रहे थे, जिसकी वजह से अनीस एंड फिरोज के बीच फाइनेंशियल मैटर को लेकर लफड़ा होता है और ये लफड़ा आज तक चल रहा है। इवन 2023 के आसपास भी न्यूज आई थी कि अनीस बज्मी ने अपने बचे हुए पैसे लेने के लिए FWIC ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट लिया था। हाँ, ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिसने फरहान अख्तर को भी सपोर्ट किया था डॉन 3 मैटर को लेके। और अनीस बज्मी वाले मैटर की बात करें तो अनीस बज्मी के अलावा कुछ और एक्टर और टेक्नीशियन है जिनका पैसा प्रोड्यूसर फिरोज ने अभी तक नहीं दिया, इसलिए FWIC ने टेक्नीशियन, एक्टर, डायरेक्टर और फिरोज नादियादवाला से दूरी बनाने को कहा। बाकी अगर आप वापस से वेलकम बैक पे आए तो 2015 में फिल्म के रिलीज के दौरान एक मैटर हो जाता है। बात ये होती है कि मूवी के को प्रोड्यूसर फुकरन खान ने फिरोज नादियादवाला पे ये एलिगेशंस लगाए होते हैं कि फिरोज ने प्रोडक्शन खर्चों की भरपाई नहीं की, इसलिए फुकरन खान ने नोटिस जारी किया होता है और उन्हें कहा होता है कि अगर उनको उनके बकाये पैसे नहीं मिले तो वो वेलकम बैक की थिएट्रिकल रिलीज को ही रोक देंगे। बट स्टिल समहाउ ये मैटर सॉल्व हुए बिना ही ये फिल्म 4 सितंबर 2015 को रिलीज होती है और फिल्म को बहुत ही खराब रिव्यूज मिलते हैं। बट स्टिल 48 करोड़ के बजट में बनी है फिल्म 167 करोड़ का बिजनेस करती है और प्रोड्यूसर्स की जेब गर्म कर देती है। अब प्रोड्यूसर्स भी सोच लेते हैं कि अगर खराब फिल्म बना के इतने पैसे मिल जा रहे हैं तो क्यों ना इसका थर्ड पार्ट भी बनाया जाए। फिर क्या था, 2023 में ये लोग वेलकम टू द जंगल को अनाउंस कर देते हैं, जिसमें उन्होंने 2 दर्जन बॉलीवुड एक्टर्स को दिहाड़ी पे कास्ट कर लिया होता है। स्टार्टिंग में ये फिल्म 2024 में ही रिलीज होने वाली होती है, लेकिन ये किसी रीजन से नहीं हो पाती और क्यों नहीं हो पाती उसके पीछे की स्टोरी भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। गिनने शुरू करें। अब ये म्यूजिक की पहचान है उदय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2023 में वेलकम टू द जंगल की अनाउंसमेंट होती है और शुरू में रूमर्स ये होते हैं कि इस फिल्म को अनीस बज्मी ही बनाएंगे, बट प्रोड्यूसर्स के साथ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो इस प्रोजेक्ट से खुद को अलग कर लेते हैं और फिर इस प्रोजेक्ट की कमान संभालते हैं अहमद नूरल, स्पिलबर्ग, कैमरून खान। और जिस दिन अहमद खान इस टाइटैनिक के पायलट बनते हैं उसी दिन डिसाइड हो जाता है कि ये टाइटैनिक डूबने वाली। बाकी अब कास्टिंग की बात करें तो एज आई सेड की मूवी में ऑलमोस्ट 2 दर्जन से ज्यादा एक्टर है और वो 2 दर्जन एक्टर कौन कौन है वो आपने ऑलरेडी ट्रेलर में देख लिया होगा। और ट्रेलर देखने के बाद लोगों का एक ही क्वेश्चन है कि वेलकम फ्रेंचाइज में नाना पाटेकर एंड अनिल कपूर की वजह से फेमस है और इसमें दोनों ही नहीं है। तो देखो, नाना पाटेकर और अनिल कपूर इन दोनों के मेकर्स ने अप्रोच किया था, बट नाना पाटेकर को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। और रही बात अनिल की, तो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग कुछ फाइनेंशियल एंड क्रिएटिव इश्यूज की वजह से मजनू भाई ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को अलग कर लिया। और इन दोनों के अलावा मूवी में वैसे संजय दत्त भी थे, उन्होंने भी 15 दिन तक फिल्म शूट भी की थी, बट हेल्थ इश्यूज की वजह से उनको ये फिल्म छोड़नी पड़ी। बाकी हेल्थ इश्यूज तो एक बहाना है, संजय दत्त ये कचड़ा फिल्म छोड़ के धुरंधर के सेट पे जाना चाहते थे। अब कास्टिंग के बाद फिल्म की शूटिंग की बात करें तो फिल्म की शूटिंग 2023 में शुरू हो जाती है, लेकिन मिड 2024 में मेकर्स को इस फिल्म की शूटिंग बंद करनी पड़ती है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि वेलकम टू द जंगल के प्रोड्यूसर्स काफी बड़े फाइनेंशियल इश्यूज फेस कर रहे होते हैं। इवन फिल्म के प्रोड्यूसर फिरोज नादियादवाला पर बहुत से एक्टर्स और टेक्नीशियन को फीस ना देने के आर्गुमेंट्स भी लगते हैं और इन्हीं फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से ये फिल्म की शूटिंग को बीच में रोकना पड़ता है। मिड 2024 तक फिल्म की 60% शूटिंग पूरी कर ली जाती है, बाकी 40% शूटिंग कभी पूरी होती है नहीं, है किसी को नहीं पता। बट फिर ऐसी रिपोर्ट आती है कि अक्षय कुमार इस फिल्म के लिए ओनली 1.7 करोड़ की फीस लेंगे और अक्षय ने ऐसा डिसीजन इसलिए लिया होता है ताकि वो प्रोड्यूसर्स को हेल्प कर सके और किसी तरह इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट करवा सके। तो अक्षय के सपोर्ट की वजह से फिल्म की बची हुई शूटिंग लेट 2025 में की जाती है और फाइनली ये फिल्म किसी तरह से कंप्लीट होती है और अब जाकर के फिल्म 26 जून को रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म का ट्रेलर देख के तो कोई गेस ही नहीं कर सकता कि ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप, क्योंकि बहुत लोगों का इसका ट्रेलर बिल्कुल बकवास लग रहा है, तो बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि वेलकम टू द जंगल एक परफेक्ट ब्रेन रॉट फिल्म होने वाली है। बाकी गाइस मेरी तरफ से तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा, मुझे ऐसे लग रहा है कि वीडियो में जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, क्योंकि आप ये चीज़ देखो कि भाई वेलकम टू द जंगल बेसिकली अगर कमाएगी तो अपनी फ्रेंचाइज के नाम पर भी कमाएगी, लेकिन हमें इस चीज़ को देखना चाहिए कि ये बिल्कुल एक सेपरेट डिफरेंट मूवी के तौर पे हम इसको देखेंगे, क्योंकि आप देखो कि कास्ट टोटल चेंज है। अगर वेलकम की बात करो, उदय, मजनू और घुंघरू ये तीनों का ट्रायल था जिसके ऊपर ये मूवीज चली थी। इवन आप देखें जो पार्ट 2 आया था, वेलकम 2 जो आई थी, उसमें भी लोगों ने बेसिकली इन लोगों को ही देखने के लिए मूवी देखी। तो अभी तीसरे में आप सिर्फ घुंघरू को देख रहे हो ना, लेकिन वो भी कैरेक्टर चेंज है यहाँ पे। सो मेरा ख्याल है कि वेलकम टू द जंगल अच्छी मूवी होगी, लेकिन आप इसके अंदर अक्षय कुमार को बेसिकली देखने जा रहे हो। मूवी की जान अक्षय कुमार होंगे बिल्कुल ऐसे। और क्योंकि मूवी 26 को रिलीज हो गई है और लोगों के जो रिव्यूज सुने हैं वो यही कह रहे हैं कि हंसना है तो ये मूवी जरूर देखो, लेकिन दिमाग घर छोड़ गया ना, क्योंकि स्टोरी ढूंढते रह जाओगे, स्टोरी नहीं मिलेगी। वो इस वजह से नहीं मिलेगी कि कास्ट बहुत बड़ी है ना। आप ये देखो कि उस चीज को संभालना, वो सिचुएशंस को जिस तरह से क्रिएट किया जाता है, बस आप इंजॉय कर सकते हो। आप एक चीज देखें कि ऐसा नहीं है कि ये पहली दफा इस तरह से हो रहा है, पहले भी बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज आई है कि कैरेक्टर्स
इतने ज्यादा होते हैं कि आपको नाम तक याद नहीं आते, बिल्कुल। लेकिन वो फनी सिचुएशंस होते हैं जिसको आप एंजॉय करते हैं। Exactly, बिल्कुल ऐसे ही है। सो वेलकम और वेलकम टू द जंगल, ये दोनों डिफरेंट मूवीज Different हैं और आपको भी यही सोच के देखना चाहिए कि भाई आप डिफरेंट कैटेगरी की फिल्म देखने जा रहे हो, क्योंकि इस वजह से मूवी खराब नहीं कर हाँ सकते। जी। इतना पैसा इन्वेस्ट होता है, इतने लोगों की मेहनत होती है उस चीज़ के अंदर, लेकिन बहरहाल बहुत से लोग यहाँ पे सिर्फ अक्षय कुमार और दिशा पाटनी को देखने के लिए जाएंगे, जैकलिन फर्नांडिस को देखने जाएंगे। मूवी अगर आपने देखी है तो हमारे साथ अपना रिव्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा वो तो आप ज़रूर बताएंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए।